नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। एक दिन और एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। आज इसी बात को सच करने के लिए मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और ये इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है ये इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट रैली की। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट रैली होने वाली है, क्या इसके प्रोसीजर होंगे, इसमें शामिल होने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट और कौन-कौन सी क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, क्या-क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे और क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैं सारी जानकारी को इसमें देने वाला हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे ख्याल से पहला एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट रैली है टेक्निकल ट्रेड के लिए जो बिहार में हो रही है। अदरवाइज हमेशा अदर स्टेट्स में तो होते रहती है, लेकिन बिहार में जनरली बहुत कम या रिक्रूटमेंट रैली तो ना ही के बराबर होती है। मेरे ख्याल से ये पहली रैली है जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल ट्रेड में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा और ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रैली करवाई जा रही है या इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह का डिसीजन लिया है। तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। अगर आपने इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट को रखा है, आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है अपनी और आपने 50% स्कोर करा है इसमें। देखिए, परसेंटेज को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इन सारी कन्फ्यूजन को क्या क्या जानकारी है और क्या क्या किस तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ समझाने वाला हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इन्वाइट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स को। ये अनमैरिड और मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल है और ये होने वाला है 9 अक्टूबर 2020 से लेकर के 20 अक्टूबर 2020 के बीच। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एक्स के लिए, टेक्निकल ट्रेड के लिए होने वाला है। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, इसमें वाई नहीं होने वाला है, केवल टेक्निकल ट्रेड के लिए होने वाला है। और इसमें भी एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड, मतलब एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए ये नहीं होने वाला है। तो ये जो इनटेक है वो इनटेक 2021 के लिए ये रिक्रूटमेंट रैली है और ये बिहार के लिए स्पेशली निकला है। ये जो होने वाला है वो है 10th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा, पटना, बिहार में। बेटा जो 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहाँ ये होने वाला है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है एयरफोर्स में जाने के लिए। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्लियरली इस बात को लिखा हुआ है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि एयरफोर्स में सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है और मेरिट पे ओनली होता है। अगर कोई आपको चैलेंज करता है या क्लेम करता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसको रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट के सबसे फ्रंट पे ही और बिल्कुल क्लियरली ये लिखा हुआ है कि फ्री एंड फेयर एंड ओनली मेरिट बेसिस पे होने वाला है। तो आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे और क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या जानकारियां हैं, उन चीज़ों को देखेंगे आप यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप पूरे ढंग से सीख सके और सारी चीज़ों को आप समझ सके मैं जो बताने वाला हूँ इसमें कि क्या क्या होने वाले हैं। टोटल 28 पॉइंट्स है और हर पॉइंट को हम लोग क्लियरली समझ लेंगे कि क्या ज़रूरतें हैं और स्पेशली इसमें डेट है कि कौन से डेट को हम लोग को ऑनलाइन करना है, आप लोगों को ऑनलाइन करना है और कौन से डेट को ये होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बात आप क्लियरली समझ लें कि ये अनमैरिड मेल इंडियन या नेपाली सिटीजन के लिए होने वाला है और किसी के लिए न, और भी द स्टेट ऑफ बिहार केवल है इसमें कि आप बिहार के बाहर के किसी स्टूडेंट को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये केवल बिहार स्टेट के लिए रैली है, तो बिहार स्टेट में होने वाला है ये। और ये होने वाला है 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा, पटना में। और ये होने वाला है एयर ग्रुप एक्स के लिए जो टेक्निकल ट्रेड है उसके लिए केवल। और ये एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड, मतलब एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए नहीं है, इसके अलावे जो जितने भी ट्रेड होते हैं एक्स में उन सब के लिए होने वाला है ये। पटना में है ये और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो सबसे पहले तो आपको इस नोट को समझना है कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा और टाइमिंग आप देख लीजिए कि ये 11 बजे है। 27 सितंबर 2020 से लेकर के स्टार्ट होगा ये 11 बजे 27 सितंबर 2020 को और ये एंड हो जाएगा 17 बजे मीन्स शाम के 5 बजे 28 सितंबर 2020 को। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन का समय है। अगर इस एक दिन में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तभी आप इस रैली में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। और आज देख लीजिए, मैं जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 25 तारीख है ये, मतलब सिर्फ 2 दिन के बाद, कल नहीं परसों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और परसों के बाद अगले दिन ही से खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको एक दिन का समय मिलने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 27 सितंबर को ये स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट होने का समय है 11 बजे सुबह AM पर, 11 बजे दिन में होने का स्टार्ट ये। और 28 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा शाम के 5 बजे। मात्र आपके पास आप अगर देखो
तो एक दिन का पीएम पे होने वाला है, शाम 5 बजे क्लोज होने वाला है। मतलब एक दिन कुछ घंटे का समय आपको मिलने वाला है, 5-6 घंटे का एक दिन, 6 घंटे मतलब सिर्फ 30 घंटे का लगभग समय आपको मिलने वाला है। और इतने में आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है अगर आप चाहते हैं कि आप एयरफोर्स की इस रैली में, टेक्निकल ट्रेड की इस रैली में शामिल होना चाहते हैं। तो आगे फिर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है और भी इन्फॉर्मेशन कि ऑन पोर्टल, ये पोर्टल जो दिया हुआ है मतलब जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है एयरफोर्स की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये है www.airmanselection.cdac.in। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और ये जो है लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए है, ये इसमें लिमिटेड कैंडिडेट ही टेस्ट किए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो यहाँ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो ये परसेंटेज और obtained ऑन इंटरमीडिएट या +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और डिप्लोमा एज एप्लीकेबल, इसी पर ये मतलब जो भी परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया है उसी पर ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। और 175 कैंडिडेट को ही ये केवल एक बार में सिलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो डेट है वो आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट जो होने वाला है, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टार्ट होने वाला है ये 11 बजे से 27 सितंबर और ये ख़त्म हो जाएगा 28 सितंबर को 5 बजे शाम तक ही। तो इसी बीच में जो भी करेंगे रजिस्ट्रेशन, उन सब में अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर ये उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे, हायर परसेंटेज वाले को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन्हीं को केवल प्रोविजनल एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट रैली। रिक्रूटमेंट रैली में अपीयर होने के लिए उसी को केवल जिसको बुलावा आएगा, जिसको कॉल लेटर यहाँ से रिलीज किया जाएगा, केवल वही शामिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें सेकंड इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं। ये है रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज पर द डिटेल गिवन, मतलब कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, बस ये स्टेट ऑफ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ही है और ये किसी और स्टेट के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये अच्छा मौका होगा आपके लिए कि आप इसमें शामिल हों, बिहार के अगर आप हैं तो शामिल हों इसमें। और कह रहा है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर, पायलट और नेविगेटर। ये ध्यान रखेंगे, AF कैट होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है उसमें होता है इन सब के लिए, कमीशन ऑफिसर, पायलट और नेविगेटर के लिए। ये सिलेक्शन जो है वो एयरमैन के लिए, एयरफोर्स के एयरमैन के लिए। लेकिन आपको जानकारी इसकी पूरी मिलनी चाहिए, क्या होना है, किस डेट में होना है। देखिए फर्स्ट डेट जो इसका है वो होने वाला है 9 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 के लिए, ग्रुप X को होने वाला है। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट पहले होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, दोनों। उसके बाद 14 अक्टूबर का डेट एक रिजर्व डेट रखा गया है, हो सकता है किसी कारण से अगर कोई चीज़ डिले होता है तो 14 तक चलेगा, ये 9 से 14 तक चलेगा। सेकेंड बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, 4 दिन का, ये भी X के लिए ही है। इसमें भी वही चारों चीज़ होने वाला है। पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रनिंग जो होता है, पुशअप जो होता है वो होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा और फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा। और उसके बाद 20 तारीख का जो है वो रिजर्व है, मतलब 9 तारीख से लेकर के 9 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में 2 ग्रुप बनने वाले हैं और इन 2 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में आपको बुलाया जा सकता है। 4-4 दिन के लिए ये होने वाला है और इन 4-4 दिन के जो होने वाले इस रैली में आप शामिल जब होते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर कर लेनी होती है। फिजिकल फिटनेस भी क्लियर करना होता है, रिटन टेस्ट भी, अडेप्टेबिलिटी 1 और अडेप्टेबिलिटी 2 जो रिक्वायर्ड होता है एयरफोर्स सिलेक्शन के लिए, एयरमैन सिलेक्शन के लिए, वो आपको करना होता है। तो ये दोनों 2 बैचेज में है, आप किसी भी एक बैच में आपका बुलावा मिल सकता है। और ये जो होना है वो होना है ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार और एज पर रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 175 कैंडिडेट्स इच डे, मतलब इन दोनों में से 175 कैंडिडेट इच डे जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। हो सकता है आप इसमें से कोई एक लक्की कस्टमर हो, ओब्वियसली किसी एक पर्सन को एक ही नौकरी तो चाहिए, तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अब देखिए कि इसमें क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका 2 इंपॉर्टेंट जानकारी, वो होता है डेट ऑफ बर्थ मीन्स एज का और दूसरा क्वालिफिकेशन का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का कौन कौन सा ब्लॉक है इसमें शामिल। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2020 से लेकर के और 30 दिसंबर 17 जनवरी 2000 से लेकर के और 30 दिसंबर 2003 तक, जिसमें दोनों डेट इंक्लूसिव है, कहने का मतलब अगर आपका 17 जनवरी 2000 भी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो, और 30 जनवरी 2003 डेट ऑफ बर्थ है तो, या इसके बीच में कोई भी डेट अगर आपका है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप जो है इसके एज वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करके और देख लीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते इसमें, ये आप देख कर बताइए मुझे। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, एक तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप इंटरमीडिएट पास रहें,
10+2 या इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब टोटल ओवरऑल आपका 50% आना चाहिए। कहने का मतलब आपने जब एग्जाम दिया है 500 मार्क्स का, तो उसमें से कम 250 नंबर तो होने ही चाहिए। और साथ ही साथ जो है 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में अलग से ये कह रहा है कि आपको 50% मार्क्स मतलब 50 नंबर तो होने ही चाहिए। जो 100 नंबर का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश है उसमें आपको 50 नंबर तो होना ही चाहिए। और फिर फिजिक्स इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश में आपका एग्रीगेट 50 नंबर होना चाहिए, मतलब 50% होना चाहिए। मीन्स टोटल जो 500 का एग्जाम है उसमें से आपका 250 नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में 50 नंबर कंपलसरी है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा के लिए भी वही है कि आपने इन सब ब्रांच में से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में से अगर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है तो 50% ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना चाहिए। इसमें भी अगर डिप्लोमा में जो है इन डिप्लोमा और इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन इन इंग्लिश इफ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, अगर मान लो कि डिप्लोमा में वो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो मैट्रिक में आपका 50% इंग्लिश में होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस कारण से इंग्लिश में आपको अगर डिप्लोमा आपने करा है, मैट्रिक के सीधे बाद डिप्लोमा करा है, तो हो सकता है डिप्लोमा में आपका इंग्लिश ना हो तो फिर आपको मैट्रिक में 50% इंग्लिश में मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो ये हुए। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एजुकेशनल बोर्ड्स लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशनल स्कूल एजुकेशन COBSC वेबसाइट एज मेंबर शैल ओनली बी परमिटेड। यहाँ आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड से आपने करा होगा या CBSE से करा होगा या ICSE बोर्ड से करा होगा या झारखंड बोर्ड से करा होगा, तो जो भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल को रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होते हैं वो सारे बोर्ड इसमें एक्सेप्टेबल हैं, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ ध्यान देंगे ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल एज रिटन इन द मार्कशीट 10+2, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका 49.99 आता है तो आप इसको 49 ही लिखेंगे, एग्जैक्ट परसेंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद नहीं लिखेंगे और वो भी लेस करके, राउंड ऑफ करके आप नहीं लिखेंगे इसको। अगर 49.99% भी आता है तो आपको 49% ही लिखना है, ना कि आप इसको 50% लिख सकते हैं। मीन्स आपको हर हाल में 50 जो भी परसेंटेज है उस परसेंट का केवल फर्स्ट फिगर ही लिखना है, आपको पॉइंट के बाद वाले फिगर नहीं लिखने हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और राउंड ऑफ करके बढ़ा नहीं किया, नहीं कि 49.99 आया हुआ है तो ये तो 50 के क्लोज है तो हम 50% कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें कि चूंकि ये रैली हो रही है और बिहार के लिए हो रही है तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा कि डोमिसाइल क्या हो। डोमिसाइल कहने का मतलब आप सिंपली समझिए कि आवासीय होता है ये। तो टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन रैली एट 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा पटना, the candidates should be required to satisfy the following condition। इस कंडीशंस को आपको फुलफिल करना चाहिए कि सबसे पहला तो ये है कि स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पास करा है इंटरमीडिएट को या फिर पॉलिटेक्निक करा है, आपने डिप्लोमा करा है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का ही होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इफ़ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इन द सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए आपने गांधी स्कूल से इंटरमीडिएट करा है तो गांधी स्कूल नवादा उसमें ऑब्वियसली लिखा हुआ रहेगा, नवादा बिहार, तो फिर आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा। अगर मान लीजिए कि आपके ये में नहीं लिखा हुआ है कि आपने कहाँ से मैट्रिक या ये इंटरमीडिएट करा है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो करा है इंटरमीडिएट, तो फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, DM, SDM, तहसीलदार या एनी ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब बिहार के स्टेट गवर्नमेंट से जो भी, मतलब आप आवासीय बनवा करके ले जाएंगे यहाँ, तो ऐसे मेरा सलाह होगा कि एक तो आप बिहार के होंगे ही होंगे, स्पेशली ये बात तो होगी ही, पहली बात कि आप बिहार से होंगे ही, तो आपके कॉलेज के जो मार्कशीट इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का है, उसमें स्कूल का नाम और उसमें उसका एड्रेस दिया हुआ ही होगा, लेकिन आप आवासीय को भी जरूर रखें ताकि आपके दोनों चीज़ें जो है डोमिसाइल वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। उसके बाद देखिए और भी इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको जानना चाहिए कि परमानेंट डोमिसाइल मतलब डिस्ट्रिक्ट एज स्पेसिफाइड इन पारा 2 एबव ऑफ स्टेट ऑफ बिहार हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द एनीवेयर इन इंडिया शैल प्रोड्यूस टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीरियड ऑफ कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि जो एग्जामिनेशन ये हो रहा है इसमें, इससे पहले अगर मान लीजिए आप कहीं और से पढ़ाई करे हैं, किसी और स्टेट से पढ़ाई करे हैं, तो आपको इससे पहले का आवासीय आपको वहाँ पर प्रूफ करने के तौर पे देना होगा कि आप बिहार के रेसिडेंट है। इसके अलावा जो है सन ऑफ सर्विंग एयर फोर्स पर्सन के लिए भी यहाँ देखिए दिया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा
वीडियो के नीचे, तो यहाँ पर से भी आप देख लेंगे। जो मेन है वो तो यही है आपके लिए। इसके अलावा फिर जो है सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन जो कि कहीं और भी बिहार के अगर है, बिहार में अगर पोस्टेड हैं तो उनके लिए तो है ही यहाँ से वो अपना SOAFP जो है सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल के लिए सर्टिफिकेट जो मिलता है वो लेकर के चले जाएंगे तो उनके लिए हो जाएगा। अगर जो है कोई ऐसे सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन है जो कि इसमें एयर ऑफिसर एंड यूनिट ऑफ कैडर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट whose father mother is retired discharged or decreased and are residing in the district as specified in the paragraph 2 above of state of Bihar shall be permitted to appear in the rally subject to produce a proof of minimum stay of 1 year along with original and photocopy ऑफ सर्विस बुक, डिस्चार्ज बुक या कैजुअलिटी सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशूड बाय DPO 3 या DAV एज एप्लीकेबल। मतलब अगर कोई ऐसे भी हैं जो कि कहीं बाहर भी रहे हैं, ये कहीं से हुए हैं लेकिन 1 साल से कहीं से वो रिटायर हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं, डिक्रीज किए हैं सर्विस को, तो उसके सर्विस बुक और बाकी सारे कागज़ के साथ जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है उसके साथ उनको 1 साल का जो है वो यहाँ का रेसिडेंस का दिखाना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोस्ट ऑफ लोग जो होंगे वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही रहे होंगे कि वो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो उसके 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट पे ऑलरेडी मेंशन होगा, और नहीं तो फिर आपके पास आवासीय होगा। तो आप इसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के लिए है, आपके लिए ये फुलफिल करता है तो आप इसी को भी ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें और मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह को देख लीजिए। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी जानकारी के लिए, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि चेस्ट जो है वो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, दोनों चीज़ों का फैक्टर होता है। यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से सर एज क्या होगा इसमें, तो एज का कोई वैसा क्राइटेरिया फिट नहीं है कि आपको 60 kg होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए, 70 kg होना चाहिए, नहीं। ये कह रहा है कि एज आपका एज और आपका हाइट इन दोनों के प्रोपोर्शन आपका वेट होना चाहिए। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, वो इसलिए आप फिट ही होंगे मेडिकली, इसमें वेट के मामले में फिट ही होंगे। उसके बाद कॉर्नियल सर्जरी PRK या LASIC सेल नॉट बी एप्लीकेबल। ये कॉर्नियल सर्जरी जो है आपका वो एप्लीकेबल नहीं है। हियरिंग जो है कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग दैट इज एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विद ईच ईयर सेपरेटली। मतलब अगर फोर्स्ड विस्पर कहीं हो रहा है, बातचीत हो रही है, फुसफुसाहट हो रही है, तो 6 मीटर के डिस्टेंस से वो नॉर्मल हियरिंग का दोनों कानों से सेपरेटली वो सुन लेने की क्षमता वाली होनी चाहिए। डेंटल को लेकर के कहता है शुड हैव हेल्दी गम्स, मतलब दांत वगैरह जो है ठीक होना चाहिए, और गुड सेट ऑफ टिप्स ऑफ मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट। देखो ये 14 डेंटल पॉइंट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर क्या होता है 14 डेंटल पॉइंट्स। तो भाई इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपके एज के अकॉर्डिंग हो ही गया होगा। 14 डेंटल पॉइंट्स आपके होंगे ही होंगे, तो आप इसके लिए चिंता ना करो, वहाँ जाओ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके लिए ये मत सोचो कि पता नहीं मेरा है कि नहीं, बिल्कुल होगा ही होगा आपका एज के अकॉर्डिंग। ये 14 डेंटल पॉइंट 18 ईयर जब हो जाता है तो ओबियसली लगभग हो ही जाता है सारे लोगों के। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं ऐसे जो कि डेंटल पॉइंट की वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, रेयरेस्ट होते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के ये वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं, तो इसका आप चिंता ना करना। उसके बाद जनरल हेल्थ को लेकर के भी यहाँ गाइडलाइन दिया है, कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एनाटोमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडेज, ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव और लेटेंट एक्यूट और क्रोनिक मेडिकल और सर्जिकल डिसेबिलिटी or infection and skin elements. Candidate must be physically and mentally fit to perform duty in any part of the world in any climate and terrain. मतलब देखो यहाँ पे ये चीज़ जो जनरल जो है आपको बिल्कुल फिट होना चाहिए, किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह का ऑपरेशन आपका नहीं हुआ होना चाहिए, और किसी तरह का जो है अनफिटनेस आप में नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी इंडिया और वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा करके आप ड्यूटी कर सकते हैं। चूँकि आप एक इंडियन एयरफोर्स को, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स को आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो आपके पास इतनी एबिलिटी तो बिल्कुल होनी ही चाहिए कि आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी टेरेटरी ट्रेन में किसी भी तरह के क्लाइमेट में आप जाकर के सर्विस कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट, लेग लेंथ, विजुअल स्टैंडर्ड, कलर विजन आर अवेलेबल ऑन वेब पोर्टल। यहाँ पे जाकर के आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई पर आप ज़्यादा ध्यान दें, और ये सारी चीज़ें लगभग आपकी फिट ही होगी, बिल्कुल होंगी ही होंगी। इसके अलावा देखिए कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें आप उम्मीद है नहीं ही करते होंगे। बॉडी टैटू को लेकर के भी गाइडलाइन दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वैसा कुछ नहीं होगा कि बॉडी टैटू हो, या उसको लेकर के भी गाइडलाइन दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा।
क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं केवल इंपॉर्टेंट बात पे अब बात करूँगा। और जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो देखिए पॉइंट नंबर 6 तक ही हमारा कवर हो गया है। इसके अलावे मैं कुछ चीज़ों को भी कवर कर देता हूँ आपका, कि जो सिख कैंडिडेट हैं तो यहाँ तो कोई सिख कैंडिडेट शायद ही होंगे जो जाएंगे। मैं स्पेशली बिहार की बात कर रहा हूँ। तो अगर हैं तो उनके लिए देखिए परमिटेड है ये कि आप मुस्टैच और विदाउट सेविंग जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो है नो एडवर्स एंट्रीज जो है, मतलब अगर आप मान लीजिए कि कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी नेवी एंड गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑल्सो बी एलिजिबल सब्जेक्ट टू दियर डिस्चार्ज विद नो एडवर्स एंट्रीज। मतलब कि आप अगर किसी तरह के बुरे कंडीशन में आप अगर डिस्चार्ज नहीं हुए तो भी आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। यहाँ आगे भी दिया हुआ है कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द रैली। जो एनी रीजन से अगर इंडियन एयरफोर्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं ऑलरेडी पहले से, तो वो जो है इस चीज़ को इसमें इस रैली में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या वहाँ लेकर जाना है, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा रैली में जाने के लिए। वो सारी बातों में मैंने जो बताया कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी जुटाने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट बात को मिस कर देते हैं। तो आपके काम की जो जानकारी है सिर्फ मैं उसी को बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर ना करें, ज़्यादा हेक्टिक ना हो कि पता नहीं इसका क्या होगा उसका, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे। तो प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट रैली, जो आप ऑनलाइन करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं कि 11 बजे और 27 तारीख से लेकर के 27 सितंबर से लेकर के और 5 बजे शाम तक होगा 28 सितंबर तक के डेट तक का। तो ये आप जो है ऑनलाइन करवा लेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है आप शामिल होंगे तो उसका जो प्रोविजनल आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, उसको लेकर के आपको जाना है। सबसे पहला तो वो चाहिए। उसके बाद HP पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक। HP पेंसिल हो गया, इरेजर मिटाने वाला हो गया, शार्पनर हो गया पेंसिल छीलने वाला, और ग्लू स्टिक मतलब चिपकाने के लिए आप छोटा सा लेकर लेंगे, स्टेपलर पिन मारने के लिए, एंड ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले लेंगे, जेल पेन नहीं यूज करना है। 7 अनअटेस्टेड रिसेंट नॉट टेकन बिफोर सितंबर 2020, मतलब सितंबर से पहले का खिंचा हुआ नहीं चलेगा, आपको रिसेंट फोटो खींचना होगा, वो भी अनअटेस्टेड चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फ्रंट पोर्टल इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर सिख, मतलब टोपी वोपी पहन के नहीं खिंचवाना है आपको, ऐसे को छोड़ करके बाकी लोगों को टोपी वगैरह वो भी पहन के नहीं खिंचवाना है। साथ ही जो है ये द फोटोग्राफ टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटेन ऑन इट विद वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। आपका छाती के पास आप एक ब्लैक स्लेट को रख करके उस पर चौक से अपना नाम और DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो लिख करके और आपको फोटो खिंचवाना है, और यही फोटो आपको वहाँ लेकर जाना है। और नंबर ऑफ फोटो 7 होने चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 20-25 फोटो तो जरूर खिंचवा लीजिएगा इसका, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आगे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा तो आपको काम आएगा। ये आफ्टर सिलेक्शन भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है इसका। फिर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। ध्यान रखना कि ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके जाना है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का, जिसपे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है। उसका ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होल्डर व्हेन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उनके लिए इंग्लिश जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो उसके इंग्लिश के लिए आपको 10th वाला मार्कशीट चाहिए, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट चाहिए। ऐसे आप रख लीजिएगा, इंटरमीडिएट भी किए हुए तो आप रख लीजिएगा 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, और साथ ही ओरिजिनल भी आपको रख लेना है उसका वहाँ वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिर है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और of 3-year diploma course passing certificate and marksheet of ऑल सेमेस्टर। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इंटर +2 किया है, इंटरमीडिएट +2 या इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम दिया है, तो उसका ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी जो है आपको रख लेना है उसका। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले लेना है 3 साल के डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर का, आपको ओरिजिनल भी और साथ ही 4 फोटो कॉपी भी रखने हैं। उसके बाद फिर जो है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और ओरिजिनल 4, ये तो मैंने बताया है, सॉरी। नेक्स्ट फिर है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका है, मतलब अगर आप डोमिसाइल प्रेजेंट कर रहे हैं या ज़रूरत है आपको, वैसे आप आवासीय रख ही लेंगे, और उसका एक ओरिजिनल कॉपी भी, और 4 उसका सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो कॉपी भी ले लेना है। साथ ही देखिए यहाँ बाकी और जो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए हैं तो उन लोग के लिए दिया हुआ है कि SO AFP हैं, मतलब अगर आप सन ऑफ पर्सनल एयरफोर्स पर्सनल
हैं, तो वैसे में भी जो है आपको उसके लिए सर्टिफिकेट का जो मेन है वो ओरिजिनल, और साथ ही साथ आपको 4 उसके फोटोकॉपी रख लेने हैं। आगे यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी एंड एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एज इशूड फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पहले से हैं तो उसके लिए ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले लेना है आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का। उसके बाद फिर एनओसी इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब उसके लिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना है, उसका फुल 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो आप इसके लिए देख लेंगे, अगर कोई होंगे तो उसके लिए होगा ये। और देखिए ऐसा नहीं कि जितने सारी चीज़ें लिखी हुई सब आपके पास होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों में आप शामिल हैं, आप अगर डिप्लोमा नहीं करें तो आपको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के मार्कशीट की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंटरमीडिएट करें तो आपको इंटरमीडिएट वाला ही लेना होगा। तो आप यहाँ जब रेसिडेंशियल ले रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए नहीं होगा। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एनसीसी ABC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट, तो उसके लिए जो है ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप ले लेंगे। आगे देखिए एक नोट में दिया हुआ है, उसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल द कैंडिडेट बी परमिटेड टू अपीयर इन द रैली विदाउट ओरिजिनल एजुकेशनल मार्क्सशीट्स, passing certificates and document mentioned above in paragraph 1D to 1K. However, candidate with photocopies of educational marksheets, passing certificate may be permitted to appear in the rally only on production of certificate from college, school principal certified that original educational certificates marksheets सीट्स आर डिपॉजिटेड विद कॉलेज और स्कूल। यहाँ पे इस बात को क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप किसी भी हालत में ऐसी स्थिति में जाते हैं कि आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी नहीं है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका, तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा, अंदर एंट्री ही नहीं मिल पाएगी। हाँ, एक कंडीशन होता है कि अगर आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं, अगर स्कूल या कॉलेज में जमा है तो उसके लिए जो है आपको स्कूल या कॉलेज के हेड से आपको लिखवा करके लेकर के जाना होगा कि ये वहाँ जमा किया हुआ है। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट्स पे भी परमिटेड टू अपीयर इन द रैली ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल सर्टिफाइड दैट ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स आर डिपॉजिटेड विद स्कूल और कॉलेज। मतलब कि अगर स्कूल या कॉलेज में जमा है तो वहाँ के हेड या प्रिंसिपल से, स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको ये लिखवा करके जाना होगा कि हमारे सारे कागजात यहाँ पहले से जमा है, और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी जो है वो आपको दिखाना ही होगा, और ये पेपर भी आपको वहाँ दिखाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे ही होंगे। और उसके अलावा देखिए यहाँ एक और कंसेंट फॉर्म जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। ये आपको भर के देना है। देखिए कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट दिया हुआ है, एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बोथ एबव एंड बिलो 18 ईयर ऑफ एज। जो 18 साल से कम है, 18 साल से अधिक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये देंगे आपके गार्जियन बना करके कि आई सन या फादर या गार्जियन ऑफ, जो भी है वो लिखेंगे हुज डेट ऑफ बर्थ इज, ये आपको बनाना होगा। हुज डेट ऑफ बर्थ इज, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ भरा जाएगा। डू हर बाई गिव माई कंसेंट फॉर माई सेल्फ सन या वर्ड टू अपीयर इन फिजिकल फिटनेस मेडिकल टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिलेक्शन इन द एयरफोर्स एट माई या हिज ऑन रिस्क। यहाँ पे इस बात को कंसेंट को देना होता है आपको कि मैं अपने रिस्क पे ही जाकर के मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने, मेडिकल एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ। आई एम अवेयर दैट नो कंपेंसेशन इन एनी फॉर्म शैल बी क्लेम्ड इन रेस्पेक्ट of injury casualty if any sustained by myself, my son या my ward during such test। इस टेस्ट में अगर किसी तरह की इंजरी या किसी तरह का ऐसा हो जाता है, इंजरी या कैजुअलिटी हो जाता है, तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। इस बात का कंसेंट आपको देना होगा, सिग्नेचर करना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट या पेरेंट या गार्जियन देना होगा। अगर आप खुद दे रहे हैं ये कंसेंट तो खुद आप देंगे, या फिर अगर आपके गार्जियन दे रहे हैं तो गार्जियन देंगे। इसको लेकर रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट ये देना होगा और डेट देना होगा। तो इसका आपको जो है एक निकलवाना होगा कॉपी, और इस कॉपी पे आपको भर करके वहाँ फिलअप करके या इसको कॉपी को निकलवा करके और इसको कंप्लीट करके लेकर के जाएंगे। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं जल्दी देख लेता हूँ, चूँकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है।
तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उस पे ध्यान देंगे कि ये 20 साल के लिए होता है, जो कि 57 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और इसमें और भी बाकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो वो आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ऑल द स्टेज ऑफ ट्रेनिंग द एयरमैन शैल बी डिप्लॉयड टू जॉब्स, मतलब जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप ट्रेनिंग को तो आपको अपने अलॉटेड ट्रेड में जॉब डिप्लॉय कर दिया जाता है। अलॉटेड ट्रेड शैल नॉट बी चेंज्ड ऑन कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट इन ऑन एनी ग्राउंड, मतलब किसी भी ग्राउंड पे जो आपको अलॉट कर दिया गया ट्रेड है वो चेंज कभी नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेड जो है उसके लिए भी आपको ट्रेड का एग्जाम होता है और जो प्रोसीजर होता है उसमें आप ख्याल रखेंगे अपना कि किस तरीके से आपको क्या सिलेक्शन करना है। उसके बाद देखिए पे और अलाउंस को समझिए कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको 14,600 का स्टाइपेंड पर मंथ मिलता जाएगा। और उसके बाद फिर जो है आपको 33,100 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट है आपके लिए कि 33,100 प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस मिलिट्री और भी बहुत सारी इसमें अलाउंस जुड़ते हैं। उन सबको मिलाकर एक अच्छी खासी सैलरी होती है और यही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। और जो जज्बा है देश के प्रति एयरफोर्स में शामिल होकर के पूरा करने का, तो वो दोनों चीज़ें जो है हम लोग के लिए सभी लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा भी देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई, HRA मिलता है, CPA में मिलता है, नर्सरी अलाउंस मिलता है और भी सारी चीज़ें हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको मौका मिलता है। उसके बाद फिर जो और भी पर्क्स इसमें है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मिलते हैं। उसका जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आप इस साइट पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। और यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि एयरमैन शेल हैव टू अंडरटेक एनी अदर टास्क एज असाइंड बाई सुपीरियर अथॉरिटी। यहाँ जो है आपको सुपीरियर अथॉरिटी से जो भी मिलता है उसके लिए करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको आप समझ लीजिए यहाँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी आप लेकर के जाते हैं डॉक्यूमेंट, सबसे पहले उसकी अच्छे से जांच करी जाएगी। सारे ओरिजिनल होने चाहिए, सारे ऑथेंटिक होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है द ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन बाय सिलेक्शन सेंटर, ये रखा नहीं जाएगा। द सेम विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल वेरिफिकेशन, जैसे ही डिटेल वेरिफिकेशन आपका हो जाता है आपको तुरंत ही वो वापस कर दिया जाएगा, वो रखा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ ग्राउंड एक्स के लिए जो है वो टेक्निकल एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर जो है इस ग्राउंड एक्स मतलब ग्रुप एक्स के लिए जो ट्रेड है उसके लिए फिजिकल फिटनेस जो है वो क्या होगा, तो 1.6 किलोमीटर जो है आपको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं, ये आपको पूरा करना होगा। ये है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स, ये सब आपको लेकर के आना है, ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर जो है रिटन टेस्ट आपको होना है। इस रिटन टेस्ट में जो है कैंडिडेट हु क्वालिफाई PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करेंगे, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेंगे और तब जो है उसको रिटन टेस्ट के लिए होगा अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे और सब्सिक्वेंट डेट डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन, मतलब वहाँ पर के कंडीशन कैसे हैं। अगर मान लीजिए सही समय पे सारी चीज़ें हो गई ये पूरी तो आपको उसी दिन जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाए तो उसके अगले दिन एग्जाम होगा। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी बाईलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे ये, एक्सेप्ट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पेपर तो इंग्लिश में ही होना है और बाकी मैथ्स और फिजिक्स जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। आंसर टू बी नोटेड ऑन OMR सीट पे आपको इसका आंसर देना है। डिटेल प्रोसीड्यूर शैल बी एक्सप्लेन बिफोर कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे देना है आपको वहाँ पर एग्जाम लेने से पहले आपको पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर करके बता दी जाएगी क्या क्या होना है उसमें। और ध्यान रखिए कि ये 60 मिनट्स के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है, पूरा 60 मिनट्स और में कंप्लीट करना है। फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश जो है वो करना है। इसमें आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कितना होगा, तो आप ध्यान रखना फिजिक्स में 25 क्वेश्चन होगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन होगा, तो आप ऐड कर लो तीनों को तो आपको 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विदिन 60 मिनट। 60 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई ईच पेपर सेपरेटली, इसमें क्या है कि सारे पेपर्स को भी सेपरेटली क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ इसका टोटल जो होता है एग्जामिनेशन का क्वालिफाई करने के लिए उस कट ऑफ मार्क्स को भी पार करना होगा। तीनों पेपर को सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा, इसके साथ ही टोटल एग्जामिनेशन के लिए भी कट ऑफ मार्क्स रखा हुआ है उसको भी क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर हो और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, देखिए 25 और 20 है, तो आप मान के चलिए कि इसमें लगभग 17 से 18 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, इसमें जो है आप 22 से 23 स्कोर कर लेते हैं, इसमें भी 22 से 23 स्कोर कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत ही अच्छा मार्क्स हो जाएगा। तो ये श्योर है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ही बनेगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको कि मार्किंग पैटर्न क्या है कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं या मोर देन 1 ऑप्शन चूज कर लेते हैं
अगर आपने सही ऑप्शन भी चूज़ कराया लेकिन एक से ज़्यादा चूज़ कर लिया है तो 0.25 मार्क्स जो है वो रिडक्ट कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का होता है ये, एक से ज़्यादा मार्क्स या गलत आंसर चुनने पर, एक से ज़्यादा ऑप्शन या गलत आंसर चुनने पर आपको 0.25 माइनस होंगे, सही चुनने पर 1 प्लस होगा, और अगर आप नहीं चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर जब ये होगा, उसके बाद फिर इसके रिजल्ट के बाद फिर आपका अडेप्टिबिलिटी जो भी क्वालिफाई करेंगे उसका अडेप्टिबिलिटी, मतलब कह लीजिए कि ये जो है पूरा नॉकआउट राउंड होता है कि पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन में ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अगर आपने गड़बड़ कर दिया या वहाँ से आपसे गलती हो गई तो वहीं पे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर फिजिकल फिटनेस में जो है उसमें आप पीएफटी में जो है आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। आप अगर रिटन टेस्ट देते हैं और इस रिटन टेस्ट में आप नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। मतलब सारे नॉकआउट राउंड होते हैं, और ये अगर आप कंप्लीट करते हैं, इसको भी पार कर गए, इसको भी पार कर गए, यहाँ भी पार कर गए, तब आती है बारी अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की। ये दोनों चेक करता है आपके लिए कि आप एक एयरमैन के टाइप में पूरे इंडिया में किसी भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम करने लायक है कि नहीं, आपका बाकी सारा कंडीशंस जो है वो फिट है या नहीं, इन चीज़ों को इस पर चेक, मेंटल और ये रीजनिंग टाइप का जो है ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कि आप सब कुछ मिलिट्री लाइफ को आप जी सकते हैं या नहीं, कर सकते कि नहीं, इन चीज़ों को जो है इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद फिर है कि क्वेश्चन पेपर इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ एयरफोर्स, all candidates to note and understand that access of the question paper is permitted only during the examination. Question paper in any फॉर्म whatsoever will not be provide to the candidate after examination। ध्यान रखना है इसमें कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है एयरफोर्स का, और ये एग्जामिनेशन से ना तो पहले आपको कभी भी किसी हाल में मिल सकता है और ना ही एग्जामिनेशन के बाद आप इसको लेकर के भी नहीं आ सकते कि आपने कौन सा सही किया कौन सा गलत किया, ये भी आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है। आपको क्वेश्चन पेपर वहीं एग्जाम के टाइम में ही मिलेगा और वापस वैसे ही ले लिया जाएगा, तो वो नहीं मिलने वाला है। उसके बाद फिर देखिए मेडिकल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई एडेप्टिबिलिटी 2, मतलब सारे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं आप, एडेप्टिबिलिटी 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 एट SMC 17 विंग्स एयरफोर्स गोरखपुर, ये गोरखपुर में होगा। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर अक्टूबर में ही होगा, गोरखपुर में होगा। बाई ऑल एयरफोर्स मेडिकल टीम, ये एयरफोर्स मेडिकल टीम के द्वारा, और बाकी जो चीज़ें इसमें होती है मेडिकल के लिए वो देखिए दिया हुआ है इसमें, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। आपके पास ये मैंने बताया आपको कि अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये है द कैंडिडेट शैल बी गवर्नड बाई आर्म्ड forces standard which may be at variance from civil standard. There is no provision of representation or review after the appeal medical board। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि आप अगर मेडिकल में अनफिट कर देते हैं वहाँ तो आप उसके लिए मेडिकल अपील बोर्ड में भी आप अपील कर सकते हैं, और अगर उसने भी आपको अनफिट कर दिया तो फिर आप वहाँ से आ जाएंगे, फिर आपको कुछ वहाँ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आगे फिर कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट, ये एडवाइस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, और सारी चीज़ों की टार्टर एंड स्ट्रेंस रिमूव फ्रॉम देयर टीथ बिफोर अपेयरिंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन, ईयर शुड बी फ्री ऑफ वैक्स, ये आपका होना चाहिए। टार्टर और जो स्ट्रेंस है उसको आपको दांत साफ करवा लेना है, कान साफ करवा लेना है, ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए, और ये सारी चीज़ों को, और नो TADS एल बी एडमिसिबल, मतलब कुछ मिलना नहीं इसमें, TADS आपको नहीं मिलना है कि आपके जाने आने के खर्च वगैरह कुछ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि पब्लिशिंग ऑफ PSL, मतलब PSL कहने का मतलब द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ये आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और ये इसका डेट दिया हुआ है, इसका डेट भी देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये 1 और 21 के लिए मिलना है, और डेट इसका एक, हाँ ये है कि ये जो है 31 अक्टूबर 2020 तक जो है इसका कॉपी जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफ बिहार को भी भेज दिया जाएगा, इस सिलेक्शन इस पर भी आ जाएगा। मीन्स 1 महीने के अंदर आपके सारे प्रोसेस हो जाएंगे, और इसके लेकर के जो है फिर आपको मेरिट लिस्ट बनना है, और वो जो है 6 महीने के लिए वो वैलिड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसके बाद फिर देखिए कैंडिडेट figuring in PSL published in respect of IBIT rally, also figuring in one or more PSLs published on the same date shall be called for enrollment only in one। मतलब अगर कोई एक से अधिक वाले में आ जाते हैं, किसी और भी ट्रेड में आ जाते हैं, तो उन लोग को किसी भी एक में जाना है, ये सारी बातें लिखी गई है। या अच्छा हो कि आपके लिए सिलेक्शन हो जाए, बाकी इन सारी प्रोसेस को आप अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप जो है यहाँ जाएँ, पहले तो आप विद इन डेट जो 1 दिन का समय आपको मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन कराएं।
सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी को आप रेडी करके रखें, फ़ोटोग्राफ और सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके रखें। आप चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा कि आप इसमें सिलेक्शन के लिए ज़रूर जाएँ। और ये सारी चीज़ें और बाकी भी आगे दी हुई है। मेन आपको जो भरोसा करना है वो इसी वेबसाइट पे करना है। किसी भी कॉल, किसी भी लोगों के गारंटी वगैरह पे आपको भरोसा नहीं करना है, ये बेस्ट होगा आपके लिए। और देखिए, मोबाइल या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो परमिसिबल नहीं होते हैं, और भी सारे डिस्क्लेमर वगैरह दिए हुए हैं। तो आप अगर इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे तो आपको मिल जाएगा, ये नेट पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लंबा होते हुए भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। वैसे अगर एक एक चीज़ को बताना हो तो और लंबा हो सकता है इसमें से, लेकिन आपके काम के सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बहुत ही काम के हैं। तो सबसे पहले तो डेट हो गया, जो मैं फिर से रिमार्क कर देता हूँ कि ये स्टार्ट होने वाला है 11 बजे 27 सितंबर से लेकर के, और शाम के 5 बजे तक 28 सितंबर तक है। सिर्फ एक दिन का समय आपके लिए होगा। और इसमें जो जो ऑनलाइन करवा लेंगे, उसके बाद जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स में शामिल होने के लिए। चलिए, इस एजुकेशनल और कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन के लिए को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और अपने डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें, अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन होता है तो इससे सारे पॉइंट्स को आप देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।